गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इस एक क्लास से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ क्लास को कंप्लीटली वॉच करना है एंड तक। टॉप 10 टॉपिक्स जो हैं एंड उसका नोट्स मैं आपको इस एक क्लास में देने वाली हूँ। आपके कोई पैसे नहीं जाने, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देके इस क्लास को वॉच करना है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एंड आप चाहो तो अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो। देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी PDF बना के अपने पास रख सकते हो। इस क्लास का बेनिफिट आपके लिए ये है। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ टॉपिक नंबर फर्स्ट से, जो कि है थ्योरीज ऑफ ओवर वोल्टेज। ये टॉपिक आपका शॉर्ट टाइप का आता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, आपको शॉर्ट टाइप में मिलेगा या वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है। मटेरियल मैं आपको शॉर्ट के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, वेरी शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आपको इसे डिफाइन कर देना है। तो ओवर वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो उससे आपका डायरेक्टली मीनिंग आप समझ सकते हो कि जहाँ पे भी आपकी जो वोल्टेज है वो हाई हो जाती है। वेरियस थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ओवर वोल्टेज, बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन because different mechanisms may be involved for different metals and at different current density। यानी कि जो भी आप किसी भी मटेरियल की बात करते हो उसके लिए ओवर वोल्टेज की बात करते हो तो वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग थ्योरीज भी अलग अलग हैं ओवर वोल्टेज की। इन जनरल ओवर वोल्टेज मे बी ड्यू टू वन और सेवरल स्लो स्टेज इन द डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट कैथोड। यानी कि जब भी ओवर वोल्टेज की थ्योरी की हम बात करते हैं तो कैथोड पे आयंस का डिस्चार्ज होने की जो प्रोसेस है वो आपकी ओवर वोल्टेज की थ्योरी में आती है। जनरली हम उसे ओवर वोल्टेज कहते हैं। देन हम इसमें बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ओवर वोल्टेज। फर्स्ट स्टेज इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड लेयर, यानी कि जिसमें ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन जो है आपका इलेक्ट्रोड लेयर का उससे। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रोड, यानी कि ट्रांसफर तो हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का और प्रोटॉन का भी, लेकिन वो किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो लेयर थी आपकी उससे नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इसकी सेकेंड स्टेज है ओवर वोल्टेज की। थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन ऑन प्रोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आयन और प्रोटॉन इसमें एज अ एग्जांपल हम ले सकते हैं। फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस। ये क्लास मैं आपको टॉपिक्स को डेली समझाने वाली हूँ, बट अगर आपको एक ही क्लास में वो सभी डेली के टॉपिक मिल जाते हैं तो 1 घंटे की क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस एंड हो जाता है। जहाँ भी आपको समझना है आप क्लास को अगेन पीछे से करके वॉच कर सकते हो, बट आपके टॉपिक्स आपको ईजिली समझ आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा टाइम देके इस क्लास को वॉच करते हो। 1 से 2 बार भी देखोगे तो आपका जो 50 to 70% है फिजिकल केमिस्ट्री वो एंड हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बचेंगे। उसके लिए भी मैं स्पेशल क्लास शेयर करूंगी इसी टाइप से, जिसमें कि एक ही क्लास में सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अलग अलग तो मैंने शेयर कर रखी हैं काफ़ी, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बट एक स्पेशल क्लास में सभी को रिवाइज कराना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल भी रहती हैं। आपको की पॉइंट्स पता चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है द थ्योरीज ऑफ ओवर वोल्टेज आर द बेस्ड ऑन assumption that either of the stage second, third and fourth is a slow and rate determining step। यानी कि जो हमने थ्योरीज शेयर की है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की, वो आपकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो लास्ट 10 ईयर के आंसर्ड पेपर को देखने के बाद ही सिलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपको अलग से कोई भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी इन 10 टॉपिक्स से अलग। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल रहे हैं, प्लस आपको क्लास भी मिल रही है टॉपिक पे। तो ये है आपका सेकेंड जीटा पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, व्हेन अ सॉलिड इज इन अ कॉन्टैक्ट विद लिक्विड, अ डबल लेयर ऑफ आयंस इज प्रोड्यूस्ड एट द surfactant या surface of separation। सो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कोई भी सॉलिड जब लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो डबल लेयर से आयन प्रोड्यूस होते हैं और वो आपकी जो डबल लेयर है उसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस टाइप से करते हैं, आयन प्रोड्यूस किस टाइप से होते हैं, वो आपको डायग्राम से पता चलेगा। एक साइड अगर आपके पॉजिटिव आयंस हैं तो सेकंड साइड आपके नेगेटिव आयन होंगे, प्लस पॉजिटिव साइन जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपके 18 होंगे, तो जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे वो 9 इन द नंबर्स होंगे। बट वो डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। डायग्राम अगर आप यहाँ पे सिंपली देखोगे तो वो आपको उतना समझ नहीं आएगा, बट जब आप इसे देखोगे थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें 2 लेयर होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड लेयर की एंड सेकंड आपकी होती है डिफ्यूज लेयर। ठीक है,
देन जो फिक्स्ड लेयर होती है उसके जो आयंस होते हैं वो आपके डिफ्यूज लेयर के आयंस के डबल होते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव आयन फिक्स्ड लेयर में 9 हैं तो आपके नेगेटिव आयंस जो होंगे वो आपके 18 होंगे डिफ्यूज लेयर में। क्लियर समझ आया? यहाँ पे दो फिगर है मैंने एंड दोनों को नेगेटिव तरीके से यानी कि अपोजिट तरीके से दिखाया है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उसके बाद थ्योरी से करोगे तो इजिली समझ आ जाएगा। वन पार्ट ऑफ अ डबल लेयर इज फिक्स्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस एंड दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ डबल लेयर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव आयन यानी कि फिगर ए में, एंड जो फिगर बी है उसमें नेगेटिव आयन है। क्लियर? जो मैंने आपको अभी सिंपली लैंग्वेज में बताया वही यहाँ पे मेंशन है। सेम जो आपको समझाया है ना वही आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है। जीटा पोटेंशियल आपका वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट के टाइप से इंपॉर्टेंट है, प्लस काफी टाइम ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि शॉर्ट नोट लिखिए तो 2 से 3 टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, वो आपका एक लॉन्ग बन जाता है। The second part is known as a diffuse layer which extend into liquid phase. The layer consists of positive and negative ions such that its net charge is equal and opposite to on the fixed part. जो से मैंने आपको बताया कि अपोजिट होते हैं प्लस डबल होते हैं नंबरिंग में अगर हम उन्हें काउंट करते हैं, यानी कि फिगर ए में देखोगे तो आपके फिक्स्ड लेयर में 19 प्लस पॉजिटिव थे यानी कि पॉजिटिव आयन थे, बट अगर आप डिफ्यूज लेयर की बात करोगे तो वहाँ पे उसके पॉजिटिव आयंस जो होंगे यानी कि उसके जो नेगेटिव आयंस होंगे वो उसके डबल होंगे एंड पॉजिटिव आयंस सेम क्वांटिटी में होंगे। यही आपका थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ। Then है produce a difference of potential between the two layers as shown in a figure. This difference of potential between the two layers is known as a zeta potential or electrokinetic potential. अब ये किसी भी नाम से आ सकता है, आपने टाइम दिया है, आपने क्लास से भी समझा है तो भी आपका टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप थर्ड टॉपिक देख लेते हैं। अगर आपको कंप्लीट क्लास के एक एक टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए तो अलग से भी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट यहाँ पे मेनली मुझे आपको टॉप 10 टॉपिक बताने थे एंड उनके थ्योरेटिकल पार्ट में उन्हें समझाना था तो इसलिए यहाँ पे मैंने शेयर किया है। थर्ड पॉइंट इज गाउ चैपमैन थ्योरी एंड ये थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी थी अगर आपने ग्रेजुएशन में की है, बट ग्रेजुएशन में नहीं भी की है तो एमएससी में आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट। This theory eliminated many weaknesses of the Helmholtz-Parent theory, and according to this theory, counter ions cannot concentrate only at the interface to form a monoionic layer, but are scattered in this liquid phase at a certain distance away from the interface. Means ये जो आपकी theory है गाउ-चैपमैन theory, and इसके लिए आपको अलग से नाम भी मिल सकता है। तो फर्स्ट वन इज कि जो आपकी हैमिल्टन-पर्किन की थ्योरी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी, उन कमियों को ये थ्योरी दूर करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आपके काउंटर्स आयंस होते हैं वो सिर्फ मोनो आयोनिक लेयर बनाने के लिए नहीं होते हैं इंटरफेस पे, वो क्या करते हैं कि वो लिक्विड फेज में जाके बिखर जाते हैं एंड देन आपकी इंटरफेस से एक दूरी बना लेते हैं और एक लेयर मेड कर देते हैं, और यही आपकी गाउ-चैपमैन थ्योरी है। The action of electric field prevails in the proximity of interface as the distance from the solid phase increase. The intensity of the field gradually decrease and the counter ions of the double layer scatter more and more due to thermal motion. यानी कि जैसे मैंने कहा इंटरफेस से दूरी बनाने के बाद वो क्या करते हैं, आपके जो आयंस होते हैं वो बिखर जाते हैं एंड जैसे जैसे वो बिखरते हैं यानी कि स्कैटर होते हैं तो थर्मल मोशन की वजह से वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, प्लस उनके जो मोशंस है वो डिक्रीज हो जाता है फील्ड के अकॉर्डिंग ही। देन है दस द कंसंट्रेशन ऑफ काउंटर आयंस डिक्रीज एंड बिकम इक्वल टू द that of the ions which are in the bulk of liquid. The ions in the liquid that possess the same sign as potential determination ions absorbed by solid phase are repelled from the solid phase by electric force and go deep into the solution. यानी जो liquid phase में ions होते हैं वो आपके same sign दिखाते हैं, जो ions आपके absorb करते हैं solid phase को वो दिखाते हैं, प्लस जो रिपेल होता है सॉलिड फेज से वो आपके इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल होता है एंड प्लस इसके साथ ही साथ सॉल्यूशन में डीप जाके वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करते हैं या शो करते हैं। देन है अब यहाँ पे साइंस से आप समझोगे तो एग्जैक्टली आपको ये समझ आएगा क्लियरली कि गाउ-चैपमैन थ्योरी क्या कहती है। काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने इसमें समझाया। थ्योरी का जो मेन पार्ट है वो ये है कि आयन सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में जाके इंटरफेस ना बना के उसके थ्रू अपने आयंस को रिपेल करते हैं एंड सॉल्यूशन में डीप जाते हैं। ये इसका फिगर है जो सेम आपको बना लेना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन में डीप जाता है, प्लस जो साइन है जो आयंस हैं वो आपके रिपेल करते हुए यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ गाउ-चैपमैन थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस अलग से आपसे वेरी शॉर्ट में भी आस्क की जाती हैं। द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज़
to capacity of electrical double layer differ, and second one is this theory does not explain why different countries of same valency or the double layer increase with ionic radius. Third one is it does not explain the reversible of charge. तो ये इसकी limitations हैं जो आप इसीलिए थ्योरी को समझने के बाद समझ सकते हो कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि चार्ज डिफरेंट क्यों होता है, सेम वैलेंसीज की जो भी आपकी काउंट्रीज होती हैं वो इंक्रीज क्यों होती हैं आयोनिक रेडियस के साथ, एंड थर्ड वन इज़ कि जो आपका रिवर्सिबल चार्ज होते हैं उसे ये इजीली या सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व्स या लिपमैन इक्वेशन, दोनों नाम से आपके लिए आ सकती है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी। देन है द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड पोलराइजिंग पोटेंशियल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय लिपमैन। तो इसे लिपमैन ने दिया था, उन्होंने रिलेशन बताया था आपका जो सरफेस टेंशन एंड पोलराइजिंग पोटेंशियल में होता है वो लिपमैन ने बताया था। इसी के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व्स या इक्वेशन दी थी। In this method, a very narrow capillary is taken and an interface between Hg यानी कि para and aqueous solution is kept by applying a suitable pressure when a given polarizing tension has been set up between Hg and aqueous solution। यानी कि जो उन्होंने इक्वेशन दी थी, फर्स्ट वन जो आपको ये ध्यान में रखना है वो है कि पारा और एक एक्वस जो आपका सॉल्यूशन था उसमें दी थी, एंड जिसमें उन्होंने रिलेशन बताया था आपका पोलराइजिंग टेंशन में प्लस आपकी जो सरफेस टेंशन होती है उसमें। द रिलेशन बिटवीन द इंटरफेशियल पोटेंशियल ई इज़ शोन इन अ फिगर, यानी कि फिगर में उन्होंने अब शो किया है कि जो इंटरफेशियल पोटेंशियल होता है वो किस टाइप से राइजिंग होता है एंड किस टाइप से डिक्रीज होता है। तो ये सिंपल सा इसका डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्टली राइजिंग, देन आपको डिक्रीजमेंट इसमें देखने के लिए मिलती है पोटेंशियल में, एंड वो 0 से इसकी जो नंबरिंग आपको रखनी है वो 2.0 तक रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जीएस होगा यानी कि इंटरफेशियल टेंशन होगा, एंड देन वो इंक्रीजमेंट के साथ डिक्रीज हो जाएगा। यही आपकी लिपमैन थ्योरी या लिपमैन इक्वेशन कहती है। देन नेक्स्ट वन इज़, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। जो इसका समझाने का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने समझा दिया। कर्व कैसे होता है वो आपका डेल्टा जी एस अपॉन डेल्टा ई इक्वल टू 0 हो जाता है, देन उसे हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। देन ऑन राइजिंग ब्रांच एच जी बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द डिक्रीजिंग ब्रांच इज अ नेगेटिव चार्ज। द मेजरमेंट आर द लिमिटेड इन अ कैथोडिक साइड बाय द डिस्चार्ज ऑफ H2 एंड एट द एनोडिक साइड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ Hg सरफेस। यानी कि Hg का जब आप पारा लेते हो तो उसकी वैल्यूज़ पहले आप 0 रखते हो, देन उसे इनफाइनाइट हम मान लेते हैं। तो उसके थ्रू जो हमारे इलेक्ट्रिकल कैपिलरी कर्व्स होता है वो किस टाइप से उसमें इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है वो थ्योरी आपको यहाँ पे शो करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेशियल टेंशन को किस टाइप से इंक्रीजमेंट के साथ साथ डिक्रीजमेंट मिलता है। बट यहाँ पे हम जो कर्व लेंगे वो डिफरेंट सॉल्यूशन का लेंगे एंड KMO3 का लेंगे, ठीक है। तो KMO3 का जो आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा या पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन मिलेगा, वो यहाँ पे आप इस टाइप से डायग्राम में देख सकते हो। और यहाँ आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर, कोई डाउट आपका यहाँ नहीं रहे। काफ़ी बेसिक तरीके से सिंपली जो समझाने का था वो समझा दिया। जहाँ समझाने का नहीं भी है वहाँ आप उसे स्क्रीनशॉट लेके खुद से समझ सकते हो। मेन आपके पॉइंट आउट्स क्लियर होने चाहिए कि Hg का लिया तो कैसे इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट थी, एंड देन KMO3 का लिया तो उसमें क्या थी। देन इसी थ्योरी में अगर आपको लॉन्ग में करना है तो आपको ये भी ऐड करना है, अदरवाइज़ वो लास्ट में ही एंड हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम सबके एग्जांपल काफ़ी के एग्जांपल लेके देखते हैं, लाइक KOH के, KCl के, KBr के एंड KCNS के, तो उसमें किस टाइप से इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट मिलता है, ये थ्योरी यहाँ पे ये है। ओके, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ पे इंक्रीजमेंट है कहाँ पे डिक्रीजमेंट है। हालांकि समझने जैसा या कोई भी टफ चीज़ नहीं है, आप इजीली डायग्राम को समझ सकते हो। पहले इंक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, देन डिक्रीजमेंट, बट डिक्रीजमेंट किस हद तक मिलता है वो आपको देखना है एंड किस पॉइंट तक मिलता है। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ वन विच इज़ टेस्टिंग ऑफ ऑन-सेंगर इक्वेशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर पॉइंट्स में समझना है। देन व्हेन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन अ स्ट्रेट लाइन शुड बी ऑब्टेन विद द स्लोप, ठीक है, एंड बी लैम्डा 0 एज शोन इन अ फिगर। यानी कि जब भी आप कोई भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखते हो स्क्वायर रूट के अगेंस्ट तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलती है, एंड उसका एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, HCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, AgNO3 ले सकते हो या NaCl ले सकते हो। ये आपकी शो करती है, डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट साइड में इसकी इक्वेशन कंडक्टिविटी है एंड जो इसकी लोअर साइड है वहाँ पे हम कंसंट्रेशन को देखते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट के अगेंस्ट हम
जैसे ही इसकी कंडक्टिविटी की एक लाइन प्लॉटेड करते हैं या अगेंस्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। यही ये ऑन-सेंगर इक्वेशन कहती है, या इसकी टेस्टिंग कहती है। Then these values agree with experimental values. Onsager equation is obeyed at the concentration of about 2 multiply 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आपको ऑनसेंगर इक्वेशन अगर आपने की है तो उसी में से, बस ऑनसेंगर इक्वेशन लॉन्ग टाइप का है, वो आपको अलग से क्लास में देखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको अलग से क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो वो आपको वहाँ पे चेकआउट करना है। देन एट हायर कंसंट्रेशन स्लाइट डेविएशन आर ऑब्टेन विच increment in concentration and this equation is also applicable to non-aqueous solution। यानी कि जैसे ही हायर कंसंट्रेशन पे हम स्लाइट डेविएशन देखते हैं तो जो कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट होगा उसी के साथ साथ आपकी जो स्लाइट कंसंट्रेशन है या जो डेविएशन है वो भी आपको इंक्रीज होती दिखाई देगी। देन ये जो आपकी ऑनसेगर इक्वेशन है ये आपकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई होती है, एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन के लिए या एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाइड होती है, नॉन एक्वस के लिए भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर के पार्ट से फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यही क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। दे पॉसेस द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है पॉलीमर की वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले। काफ़ी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन है बट आपको 5 मार्क्स दिला सकता है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में। सो फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द पॉलीमर डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो काफ़ी ऐसे पॉलीमर आपको मिल जाएंगे जो उनके अकॉर्डिंग सुटेबल सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। सेकेंड वन इज their solution do not obey the law of true solvent but behave like a लियोफिलिक solutions। यानी कि ये जो लॉ है आपका ट्रू सॉल्वेंट का उसे तो फॉलो नहीं करते हैं बट लियोफिलिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव ज़रूर करते हैं, यानी कि पॉलीमर। थर्ड वन इज इन सॉल्यूशन मैक्रोमोलिक्यूल्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज एंड हैंस दे डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। Clear. Fourth one is when a polymer is dissolved in a solvent, there is considerable interaction बिटवीन सॉल्यूट यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट। तो ये बेसिक तरीके से हैं समझाने का, जिसमें भी होगा मैं समझा दूंगी बट सिर्फ आपको इंग्लिश की हिंदी एक्सप्लेन करना इज़ नॉट इनफ। तो आप इंग्लिश में भी अगर ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे आप एडॉप्ट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज polymer solution have high viscosity even at a very low concentration. The high viscosity may be due to the higher degree of solution of macromolecules. Sixth is macromolecules in solution scatter light and settle down on centrifugation. यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर में देखने के लिए मिल जाती हैं। सेवंथ इज द पॉलीमर कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग अ लिक्विड इन विच दे आर इनसॉल्युबल। यानी कि पॉलीमर को अगर आपको प्रेसिपिटेटेड यानी कि पीपीटी फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो बट उसमें कोई भी आपको लिक्विड ऐड करना है उसके लिए जो उसमें इनसॉल्युबल हो एंड आपको पीपीटी की फॉर्म में पॉलीमर मिल जाएगा। एट्थ वन इज पॉलीमर आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड which do not have definite ampères। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ रिवर्स मिसेल्स। मिसेल्स है आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है एंड वेरी शॉर्ट में भी आता है। तो यहाँ पे मैं रिवर्स मिसेल्स करा रही हूँ। मिसेल्स का अलग से आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको सिर्फ प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है या आप चैनल पर कमेंट करके अदर सब्जेक्ट की भी इस टाइप से क्लासेस चाहिए तो आप बता सकते हो। रिवर्स मिसेल्स डायरेक्टली आप मतलब से समझ सकते हो, मिसेल्स के जो अपोजिटली थिंग्स होती हैं वो आपके रिवर्स मिसेल्स में आती हैं, बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। सेम अगर आपने मिसेल्स किया है या मेरी क्लास से किया है तो आपको उसका अपोजिट कर देना है, देन आपको आंसर मिल जाएगा। व्हेन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ वाटर एयर इंटरफेस बिकम सो पैक्ड इन अ मोनो लेयर दैट नो फर्दर पैकेजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, दे कलेक्ट इनटू अ मास इन द सॉल्यूशन एंड दिस फॉर्म मिसेल्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मिसेल्स ऑफ अ सर्फेक्टेंट are monodisperse. They contain the same number of molecules। यानी कि जो भी आपके मिसेल्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग होती है वो 25 to 100 के मिड में हो सकती है, बिटवीन में हो सकती है, यानी कि इसमें से कितनी भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है या 98 भी हो सकती है। देन The diameter of a typical missile lies between 3 nm to 8 nm। डायमीटर उनका इतना होगा। Then the nature of a missiles depend on the polarity of medium used। जो मिसाइल्स आप बना रहे हो उसका नेचर मेनली डिपेंड करता है उस मीडियम की पोलरिटी पे जो आप यूज़ कर रहे हो मिसाइल्स बनाने के लिए।
Then the group used in this, which is hydrophobic and hydrocarbon, claims point toward the center as shown in a figure. तो अब फिगर से आप समझ सकते हो कि रिवर्स मिसाइल्स की क्या प्रोसेस होती है। ये इसका फिगर है एंड फिगर आपका अगर मिसाइल्स और रिवर्स मिसाइल्स में देखते हो तो सिर्फ आपको साइन का ही फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। देन है इसका सेकंड फिगर, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, दोनों ही आपको बनाने हैं। तो अगर आप मिड में देखोगे कोई साइन नहीं होगा। देन इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेंगे डब्ल्यू के साथ। तो डब्ल्यू को हम हाइड्रोफोबिक नेचर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिगर ए। एंड देन है आपका फिगर बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज CMC, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन। ये 8 पॉइंट का क्वेश्चन है। टॉप 10 मैंने शेयर किए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से एंड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप के जो टॉप 10 हैं वो निकल गए। इससे अलग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर आपने मेरी कंप्लीट क्लास वॉच की है। देन है इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम एंड पोटेशियम ऑलिएट एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस रिमेन्स एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विच आयोनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी कि जब भी हम कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन देखते हैं उसमें हम अगर सोडियम एंड पोटेशियम ऑलिएट लेते हैं या सिमिलर सब्सटेंस भी लेते हैं एज अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आयोनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्लियरली आपको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में वो सेपरेट हो जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू डेविस एंड बरी, CMC इज द इनिशियल concentration at which the missiles concentration become appreciable and missileizations occur. डेविस एंड बरी ने CMC को दिया था या एक्सप्लेन किया था एंड उसमें उनका कहना था जो मिसाइलाइजेशन होती है, जो मिसाइल्स की कंसंट्रेशन होती है वो अप्रिशिएबल हो जाती है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद एंड मिसाइलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। देन एट दिस कंसंट्रेशन देयर इज़ अ रैपिड चेंज इन द प्रॉपर्टीज़। तो जो ये कंसंट्रेशन है करंटली आपकी आफ्टर द मिसाइलाइजेशन, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है रैपिडली एंड देन CMC इज़ डिक्रीज विद इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि आपकी जो CMC है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर? यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी CMC डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो CMC इंक्रीज होगी। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप का ही है। द सॉलिड विच टेक्स अप ए गैस और वेपर और अ सॉल्यूट फ्रॉम एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, while the gas or solid or solute which is held to surface of the solid is called एड्सॉर्बेट एज शोन इन अ फिगर। यानी कि एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट क्या क्या होते हैं वो आपको क्लियरली समझना है। सिंपली लैंग्वेज में कोई भी सॉलिड जो आपके गैस या वेपर को ले रहा है यानी कि टेक्स अप कर रहा है वो आपका एड्सॉर्बेंट है, बट जो गैस या वेपर ली जा रही है उसे हम एड्सॉर्बेट बोलते हैं। क्लियर? सिंपली लैंग्वेज में 2 लाइन में। देन है एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन रेयर गैसेस आर ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद चारकोल द गैसेस आर एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल द चारकोल इज एड्सॉर्बेंट। यानी कि चारकोल उन्हें ले रहा है तो वो आपका एड्सॉर्बेंट होगा एंड जो गैसेस ली जा रही हैं वो आपकी एड्सॉर्बेट होगी। क्लियर? ये इसका एग्जांपल है, आप समझ सकते हो यहाँ से कि एड्सॉर्बेंट जो उस चीज़ को टेक्स अप कर रहा है एंड जो चीज़ टेक्स अप की जा रही है उसे एड्सॉर्बेट बोलते हैं। ये सिंपली से डायग्राम है, ये आपका शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट में भी सिर्फ आपको डेफिनेशन देनी है जो मैंने आपको सिंपली समझाई है। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को इसमें, बट 2 लाइन का आंसर है, इजीली समझ लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एंड ऑफ दिस सीरीज। इस टाइप से आपको सभी सब्जेक्ट के सभी सेमेस्टर की क्लासेस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। आपका टाइम सेव होगा, आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम देके आपकी क्लासेस को लेना है एंड आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे करना है। तो फर्स्टली हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज अ कंसंट्रेशन चेंज एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है वो आपकी एग्जैक्टली इक्वल होती है जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या जो रेट को डिटरमाइन करते हैं उसके। सेकंड वन इज इट मे हैव फंक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि फंक्शनल भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। थर्ड इज इट कैन हैव अ 0 वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकती है। फोर्थ इज इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जज कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। फिफ्थ इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेंज्ड विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जो आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकती है कंसंट्रेशन के साथ भी। ठीक है?
Next is molecularity of the reaction. First is it is the number of reacting molecules taking part in the reaction to form the product. यानी कि molecularity क्या होती है कि जो भी reacting molecules reaction में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, वो आपकी मॉलिकुलरिटी होती है. सेकंड इज इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये आपकी होल नंबर ही होगी. थर्ड, इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जीरो आपकी मॉलिकुलरिटी कभी नहीं हो सकती. फोर्थ, इट इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यूज़, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बट मॉलिकुलरिटी के साथ ऐसा नहीं है. फिफ्थ इज इट इज़ इनवेरिएबल फॉर अ केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड होती है. अदर सब्जेक्ट की भी आपको इसी टाइप से क्लासेस मिल जाएंगी. इस टाइप से सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. आपको फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल रहे हैं. इससे अलग आपको शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 10 ईयर के अनसोल्ड पेपर के बाद ही बनाए गए हैं. और इसी टाइप से अदर क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हो.